गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक जो पहले से चल रहा है, वो है भारतीय संसद। और ये अंतिम वीडियो है इस श्रृंखला का, भारतीय संसद के ऊपर जो मैं बनाए हैं 8वां वीडियो। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए ताकि आप लोगों को सुनने में देखने में आसानी हो, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा ना रहे और आप याद कर सकें। अंतिम 2 स्लाइड्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूं और उस स्लाइड पे पहुंचता हूं जहां से हमें शुरू करना है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे संसद की संप्रभुता के बारे में। ये शब्द आपके लिए नया नहीं है। जब हमने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि संप्रभुता का मतलब क्या है, संसद की संप्रभुता का मतलब क्या है, और थोड़ा सा उसको बता करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि संसद की संप्रभुता ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु होती है। संप्रभु होने का मतलब यह है कि सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था संसद है। संसद में सारी शक्तियां निहित हैं। संसद से ऊपर कोई नहीं है, न सम्राट और न ही न्यायपालिका। संसद इतनी शक्तिशाली है कि एक विद्वान है डिलो में, उन्होंने यह तक कहा कि संसद केवल स्त्री को पुरुष बनाने और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त बाकी सब कुछ कर सकती है। केवल एक ही काम नहीं कर सकती, वो बाकी सब कुछ कर सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि संसद बहुत अधिक शक्तिशाली है। वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी नहीं है न्यायपालिका के पास, और न संविधान की सर्वोच्चता जिसका विचार है वहां पर। वहां जो भी शक्ति है वो संसद में निहित है। संसद कोई भी कानून बना सकती है, उसी प्रक्रिया से संविधान को संशोधित कर सकती है जिस प्रकार से साधारण कानून बनाए जाते हैं, और न्यायपालिका संसद के बनाए हुए कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। यही 2-3 बातें हैं जो संसद को सर्वोच्च या संप्रभु बनाती है। संप्रभुता होती क्या दरअसल, इसकी बात करें अगर हम, तो एक जो सबसे बड़े प्रमुख विद्वान हुए हैं एवी डायसी, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। पहली बात, संसद कोई भी विधि बना सकती है, विद्यमान विधि में संशोधन कर सकती है अथवा निरस्त कर सकती है। पहला अर्थ तो ये है इसका। संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सीमा नहीं। दूसरी बात, विधि निर्माण तथा संविधान संशोधन की समान प्रक्रिया है। विधि निर्माण की भी वही प्रक्रिया है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं। वही साधारण बहुमत से कानून बनता है, वही साधारण बहुमत से संविधान संशोधित हो जाता है। और तीसरी बात, संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायपालिका द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। तो ये है संप्रभुता की धारणा ब्रिटेन में। क्या भारत में भारतीय संसद भी संप्रभु है इस अर्थ में? विचार ये करना है हमें। तो भारत में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से संसद की शक्तियां सर्वोपरि नहीं है, संसद सर्वोच्च नहीं है, यानी भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ऐसे कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संसद को संप्रभु होने से रोकती है? सबसे पहले, संविधान लिखित है हमारा, लिखित संविधान है, और लिखित संविधान में ने जो है सरकार के तीनों अंगों को शक्तियों का बंटवारा किया है, और संविधान सर्वोच्च भी है हमारा। सबसे बड़ी बात यह है, लिखित तो है ही है, सर्वोच्च भी है। उसने शक्तियों का बंटवारा किया है, और कोई उस बंटवारे के अनुसार ही शक्तियों जो है विभिन्न अंगों के पास शक्तियां प्राप्त है। यानी संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है क्योंकि लिखित संविधान है। संविधान ने ही संसद को कुछ शक्तियां दी है और संसद उतनी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। दूसरी बात, विधि निर्माण की प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रिया में अंतर है।
विधि निर्माण की प्रक्रिया तो यह है कि भाई संसद दोनों सदन जो है साधारण बहुमत से विधि पारित करते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं उस पर और फिर वो कानून बन जाता है। दोनों सदन संयुक्त रूप से भी बैठक करके विधि निर्माण कर सकते हैं आवश्यकता होने पर। अब तक 3 बार हो चुका है ऐसा। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग है। संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है संविधान संशोधन। और कुछ प्रकार के संशोधनों के लिए तो आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे यहाँ की संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। तीसरी बात जो मैंने अभी ऊपर इसी में जोड़ दी कि संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों को भी भागीदारी दी गई है, क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था है। अमेरिका में तो सभी प्रकार के संशोधनों में राज्यों की भागीदारी होती है, भूमिका होती है, लेकिन भारत में कुछ ही प्रकार के संशोधनों, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में, संघ और राज्यों की भी शक्तियों के वितरण के बारे में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, अन्यथा नहीं। तो ये भी एक सीमा का काम करता है संसद की संप्रभुता। चौथा है संघीय शासन प्रणाली। ये आप जानते हैं हमारे यहाँ 2 प्रकार की सरकारें हैं, संघ सरकार और राज्य सरकारें, या राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारें भी कह सकते हैं इनको। और दोनों की भी शक्तियों का बंटवारा है संविधान के द्वारा। कोई भी एक सरकार सर्वोच्च नहीं हो सकती। दोनों का अपना अपना क्षेत्राधिकार है जिसमें वो स्वायत्ततापूर्वक कार्य करते हैं। तो ये भी एक सीमा है संसद की शक्तियों पर। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, यह व्यवस्था है हमारे यहाँ। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाए या विधानसभाएं ऐसा कोई कानून बनाए जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो, या संविधान में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन न किया गया हो, तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वो उस कानून को रद्द कर सकती है। तो इस प्रकार से संसद की शक्ति सर्वोपरि नहीं है, कहने का अभिप्राय है। और अंतिम जो प्रतिबंध है वो मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13 जो है संविधान का, वो ये कहता है कि विधि द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती कानून के द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा तो हो सकती है, लेकिन साधारण कानून द्वारा नहीं हो सकती। तो ये कुछ प्रकार के प्रतिबंध हैं संसद की शक्तियों पर, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। आज का वीडियो छोटा है, आखिरी था ये, तो जो टॉपिक्स रह गए थे उनको हमने पूर्ण किया इसमें। उम्मीद है संसद के बारे में आप कुछ ऐसा बचा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो, या फिर भी कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, आप मुझे संपर्क करें। कमेंट्स सेक्शन के माध्यम से आप मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या अगर आप वर्तमान सत्र में राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा के छात्र हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा और आपकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपसे अनुरोध मेरा कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें और अपना अध्ययन कार्य जारी रखें, क्योंकि हम एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है हमारा देश, पूरी दुनिया, हमारा राज्य। इस समय को हमें लेकिन गंवाना नहीं है, हमें इसमें भी सक्रिय रहना, अपना कार्य करते रहें आप लोग। इसी आशा के साथ हम भी अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप इसका पूर्ण लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारी मेहनत उतनी सार्थक नहीं हो पाएगी। तो निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग और
प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होगा इसमें। केवल हमारे प्रयास से काम नहीं चलेगा, जब तक आप लोग हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। चलिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।